बड़ी खबर रईसी की मौत पर चौंकाने वाले दावे को लेकर है, जहां रईसी की उड़ान से पहले वेदर रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, वेदर रिपोर्ट से 19 मई का डेटा गायब है। 18 मई के बाद सीधा 20 मई, 19 मई का डेटा गायब। सैटेलाइट एक्सपर्ट्स का सोशल मीडिया पर यह दावा। तो देखिए, जो आशंका जाहिर की गई है वो अपने आप में सनसनीखेज है। अगर वाकई ऐसा है तो 19 मई यानी जिस रोज ये बड़ा हादसा हुआ, इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस रोज का वेदर डेटा है कहां? आगे बढ़ते हैं। मोसाद की साजिश का थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ। साजिश नंबर 1 ये रही आपके सामने। ईरान अजरबैजान इलाके में वेदर रिपोर्ट में गड़बड़ी, जिसकी आशंका को जाहिर करती हुई रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। साजिश नंबर 2, 19 मई का वेदर चार्ट ही गायब है। साजिश नंबर 3, 18 मई के बाद सीधे 20 मई की वेदर रिपोर्ट सामने आ रही है। 19 मई का वेदर डेटा गया तो गया कहां? सवाल यह है कि क्या मोसाद ने वेदर रिपोर्ट में छेड़छाड़ की है? दावा क्या है? मोसाद हेलीकॉप्टर हैक करने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को भटकाने की कुव्वत रखती है ये एजेंसी, और इसलिए अपने आप में यह दावा बहुत सनसनीखेज नजर आता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। योगेश गुप्ता पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा जो लगातार इस घटना से जुड़ी एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो वेदर रिपोर्ट में छेड़छाड़ की आशंका जताई गई है, 19 मई की वेदर रिपोर्ट गायब कैसे हो गई? सैटेलाइट रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ कौन कर सकता है? क्या वो सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आपको भी परेशान कर रहे हैं? बिल्कुल समीर, देखिए, ईरान की सरकार ने एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी को ये जांच का जिम्मा सौंपा है ताकि वो इन पहलुओं पर जांच कर सके। क्या इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? बिल्कुल है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ही आपने देखा था कि जब ईरान की तरफ से मिसाइल हमला होना था तो उस वक्त भी बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया था। ये खुद इजराइल ने ही दावा किया था। दूसरी बात है कि इजराइल ने तो ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को जो है उसको तक हैक कर लिया था, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या केवल वेदर रिपोर्ट को ही हैक करने से यह हादसा हो सकता है? तो वैसे स्थिति में देखिए, 3 हेलीकॉप्टर हैं, सबसे बेस्ट हेलीकॉप्टर पर बाकी 2 हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, लेकिन यह क्रैश हो जाता है। आखिर उन दोनों हेलीकॉप्टर के साथ क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाए? तो वैसी स्थिति में गुंजाइश है कि उस हेलीकॉप्टर के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है, खासकर तब जब वो हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट कर आ रहा है, उस जगह से जहां पर मोसाद की प्रेजेंस थी, उस जगह पर जहां पर मोसाद का हेलीकॉप्टर के साथ थोड़ा डिस्टेंस से या फिजिकली एक्सेस हो सकता है। तो ये सब कई तरह की थ्योरी है जो इस बात को इशारा करती है कि एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश। जो बात आपने कही है उसी के तहत 4 थ्योरीज का आगे मैं जिक्र करना चाहूंगी मनीष, क्योंकि रईसी मर्डर के इस षड्यंत्र को लेकर, साजिश को देखते हुए इन थ्योरीज पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दावा क्या है? दावा यह कि हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे मोसाद की साजिश है। हालांकि उसी आधार पर अब जो थ्योरीज इंफॉर्मेशन हम रखने जा रहे हैं सामने, उसमें थ्योरी नंबर 1, जहां हेलीकॉप्टर पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक को लेकर समीर महत्वपूर्ण ये दावा किया जा रहा है, और वहीं थ्योरी नंबर 2 कि नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पर अटैक किया गया है। बिल्कुल। और थ्योरी नंबर 3 क्या कहती है? सैटेलाइट कनेक्शन काटा गया और इसीलिए 19 मई की पूरी वेदर रिपोर्ट ही गायब है। थ्योरी नंबर 4, कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर दिया गया। इन तमाम थ्योरीज पर जाहिर है इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही होगी। सुरभि, बिल्कुल बड़ी बात है। हालांकि शैलेंद्र सर, क्या यह मुमकिन है? क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे मोसाद है, और यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है? उन्हीं थ्योरीज का हमने शैलेंद्र सर यहां जिक्र किया। देखिए, अगर हमने इवैल्यूएट करना हो कि ये जहाज क्यों क्रैश किया है, तो इसके सिर्फ 2 ही पहलू बनते हैं। एक है एक्चुअली वेदर खराब था, जहाज पुराना था, वो नेगोशिएट नहीं कर पाया। लेकिन अगर इस हेलीकॉप्टर को गिराने में किसी का फायदा है तो वो सीधे सीधे किसका हो सकता है?
मेरे हिसाब से सिवाय इजराइल और यूएस के किसी का नहीं हो सकता। और जहां तक बात आ रही है वेदर रिपोर्ट की, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हालांकि मैं खुद पायलट नहीं हूं, बट मैंने काफ़ी ट्रेवल किया है। कोई भी पायलट बिना अपनी वेदर रिपोर्ट लिए जहाज को टेक ऑफ नहीं करता है। यस, उस वेदर रिपोर्ट में जो उसको मिली गई है छेड़छाड़ करी जाए, ये हाईली पॉसिबल है क्योंकि सैटेलाइट रिलेटेड है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जब हम बात करें तो ये बिल्कुल जग जाहिर है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अगर काम करता है, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो इंटेलिजेंस का हो, चाहे किसी का भी हो, वो उसमें छेड़छाड़ होना बड़ा पॉसिबल है। आप कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर एरर ला सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम को आप छेड़छाड़ कर कर उसमें भी एक एरर ला सकते हैं। ये सारी टेक्निकलिटीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर द्वारा हाईली पॉसिबल है। और अगर ईरान के खिलाफ इस तरह का कोई कार्रवाई करेगा तो उस कंट्री को इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही हाई लेवल का होना पड़ेगा। दुनिया में ईरान के खिलाफ अगर कोई इस क्षमता को रखता है तो वो है यूएस और इजराइल। ठीक है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता जी, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जहन में भी शक और शुबा पैदा कर रही हैं? क्योंकि हेलीकॉप्टर एक नहीं थे, 3 थे। 2 हेलीकॉप्टर भी उसी वेदर का सामना करते हुए, उसी टेरेन का सामना करते हुए आगे बढ़े और सुरक्षित उन्होंने लैंड किया। एसओपी ये भी कहता है कि तीनों हेलीकॉप्टर्स आपस में बात करते रहते हैं। अगर ऐसा कोई हादसा किसी एक हेलीकॉप्टर के साथ होता है तो एक हेलीकॉप्टर को वहीं पर ऑर्बिट करना होता है। ये सारी चीजें क्यों नहीं फॉलो की गई? कैसे ऐसा हो गया कि वो हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री ही सवार थे वही दुर्घटनाग्रस्त हुआ? देखिए, जिस तरह से इस तरह का वीआईपी मूवमेंट जो होता है उससे पहले कई तरह के जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है जी। वेदर वार्निंग अगर कोई होती है तो पायलट जनरली टेक ऑफ नहीं करते और वो कई बार अपना जो फ्लाइंग शेड्यूल है उसको चेंज कर सकते हैं। रही बात वेदर वार्निंग की, अगर ये डेटा वहां से उड़ा दिया गया है तो यकीनन इसमें ये बिल्कुल विवेचना का विषय है कि भाई यही जो वेदर वार्निंग रिपोर्ट है वो क्यों गायब की गई। रही बात जो बाकी के जो जहाज उड़ते हैं या हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं तो उनमें एक इंटर एयरक्राफ्ट डिस्टेंस है, उसको मेंटेन किया जाता है। अगर कोई इस तरह का कोई क्लाउड फॉर्मेशन अगर हुई है या इस तरह की कोई स्क्रीनिंग हुई है या इस तरह की टेम्पररी ब्लाइंडनेस अगर पायलट ने देखी गई है तो उससे भी नकारा नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कोई वायर हो या कोई इस तरह का कोई रॉकी आउटक्रॉप हो जहां पायलट। लेकिन इस तरह के जो पायलट्स होते हैं जो वीआईपी स्क्वाड में होते हैं वो बड़े दे आर मास्टर ग्रीन पायलट्स और इस तरह के जो जहाज हैं उनकी कई बार चेकिंग होती है। लेकिन जैसा शैलेंद्र ने बताया कि भाई आजकल एवियोनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से या और इस तरह की चीजों से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको टेम्पर किया जा सकता है। आपने हाल ही में देखा होगा जो आयरन डोम जो सबसे बड़ा डिफेंस, तो इस थ्योरी को बल मिलता है सर कि कहीं ना कहीं नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन के जरिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा साजिश के तहत क्या किया गया है, यही इस वक्त का सवाल भी है। हालांकि इसी साजिश को देखते हुए अगली बड़ी खबर, क्योंकि ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ ये आरोप लगा रहे हैं यूएस पर कि यूएस ने कराई है रईसी की हत्या। जावेद जरीफ का यह बयान, हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे यूएस का हाथ और यूएस के प्रतिबंधों की वजह से यह क्रैश हुआ है। प्रतिबंधों की वजह से पुर्जे नहीं मिले हैं। तो देखिए, अब ये थ्योरी सामने आ रही है, रईसी को अमेरिका ने मारा। ईरान की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया? ईरान के पूर्व मंत्री ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? इसकी दरअसल कई वजह हैं। वो वजह अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और प्रतिबंध की वजह से यूएस ने जो तमाम सैंक्शंस लगा रखे हैं वो इसके पीछे वजह बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे अमेरिका का हाथ। पहली वजह, प्रतिबंध की वजह, हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस नहीं हो पाया। और इसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि अमेरिका ने कई तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं। बैन की वजह से हेलीकॉप्टर के पुर्जे नहीं मिले, ये वजह बताई जा रही है और इसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि देखिए अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, और खास बात यह है कि ईरान पर अमेरिका के आर्थिक, व्यापार और सैन्य प्रतिबंध जो है उसी आधार पर कमर आगा सर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ईरान के बेड़े में ही ज्यादातर विमान दशकों पुराने जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि यूएस मेड इसी बेल 212 में सवार होते हुए राष्ट्रपति का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जहां रईसी 40 साल पुराने इसी बेल हेलीकॉप्टर में सवार थे और उसकी मेंटेनेंस
मेंटेनेंस के आधार पर भी अगर आज ये दावे और सवाल यूएस पर खड़े किए जा रहे हैं तो यानी सीधे तौर पर आरोप अब ईरान यूएस पर लगा रहा है कमर आगा सर। जी, इसलिए कि ये साफ ईरान के वक्त का हेलीकॉप्टर है, वो भी इस पे चल चुके हैं। बेल 1 ये बेल कंपनी का है और इसके एक तो पार्ट्स नहीं बनते थे, अब ये सब जगह ऑब्सोलीट हो चुका है, इसको निकाल दिया गया। ईरानी खुद ही इसके पार्ट्स बनाते थे और उसके बाद इसको उड़ा रहे थे। तो ये जो डुप्लीकेट पार्ट्स थे उनके ऊपर काफी चर्चा पहले ईरान में भी हो चुका है कि इसके, लेकिन उनके पास हेलीकॉप्टर ही नहीं थे, कोई उनके पास जरिया नहीं था, यही एक तरीका है। इसीलिए ईरान में सबसे ज्यादा एयर क्रैश होते हैं, सिविलियंस के भी, हेलीकॉप्टर्स के भी, फिर उसके बाद फाइटर उनके प्लेन्स जो हैं, क्योंकि ये सब 50 साल से ज्यादा पुराने हैं। जो पिछले फॉरेन मिनिस्टर हैं जईफी साहब का जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ ये बहुत सीरियस है, इस पे लेना चाहिए। इसके मतलब ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कही गई है बात। अब देखना ये है क्या ईरान इस पे किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, किस तरीके से वहां की गवर्नमेंट इस मसले को ऊपर उठाती है, ये आने वाला। लेकिन आगा साहब फिर सवाल ये भी तो खड़ा होता है ना कि अगर ईरान में हालात ऐसे हैं, एयरक्राफ्ट इतनी बदतर हालत में थे, कल पुर्जे मिल नहीं रहे थे, मेंटेनेंस हो नहीं रही थी, तो राष्ट्रपति को ऐसे हेलीकॉप्टर से भेजा ही क्यों गया, उनकी जान मुश्किल में क्यों डाली गई? ये सवाल बहुत से लोग सबसे पहले इंडियन टेलीविजन में आपने उठाया है, ये सही है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर ईरान में कई बार बातें हो चुकी हैं इस तरह, लेकिन उनके पास कोई जरिया ही नहीं। दूसरी बात ये कि उनके पास रशिया के पास इस पर सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर्स हैं दुनिया में, और ज्यादातर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर डेवलपिंग वर्ल्ड के उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं ने ये भी कहा जा रहा है कि क्यों नहीं रशिया से हेलीकॉप्टर्स लिए गए, लीज पे भी लिए जा सकते थे, बगैर पैसा दिए भी लिए जा सकते थे। तो ये बहुत सवाल हैं जो आने वाले समय में आप उठाएंगे। अच्छी बात ये है कि आपने इस पे चर्चा की, और ये एक जो एंगल है इसको मैं समझता हूँ कि बहुत इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और अगली बड़ी खबर भी बता दूं, क्योंकि पुतिन ने ही अब ईरानी उपराष्ट्रपति से भी इसी सिलसिले में बातचीत की है, और खबर यह है कि पुतिन ने हेलीकॉप्टर हादसे पर जानकारी ली है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां रईसी की मौत की जांच रूस करेगा। तो जानिए किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन और किस तरीके से लगातार अभी तक अब साजिश के तहत भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं इस वक्त खबर आई है कि पुतिन ने ईरानी उपराष्ट्रपति से बात की है समीर, और यह भी रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा। बिल्कुल, और रूस का रुख क्या होगा और रूस किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्रैश का मास्टरमाइंड क्या वाकई मोसाद है? सबसे बड़ी तहकीकात शुरू हो चुकी है। जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं वो जरा हम आपके सामने रखते हैं। हादसा तबरेज शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। क्रैश वाली जगह पर साजिश का दावा किया जा रहा है। उसका आधार क्या है, इसे जरा समझिए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर शक की वजह है अजरबैजान के इजराइल से करीबी संबंध हैं। अजरबैजान में मोसाद का मजबूत नेटवर्क है। अजरबैजान की सेना पर मोसाद की पकड़ भी मानी जाती है। ये तमाम वजह हैं जो इजराइल की तरफ इशारा करती हैं। इन्हीं वजहों के तहत अब सबसे बड़े सवाल समीर, क्योंकि क्या उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की गई, क्या हेलीकॉप्टर को विस्फोट से उड़ाया गया, और अन्य 2 हेलीकॉप्टर्स के पायलट को हादसे का पता आखिर क्यों नहीं चला? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शैलेंद्र सर ये इसलिए भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि योगेश सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये सवाल इसलिए भी सर, कल जो इमेजेस हमने देखी थी हादसे की, क्रैश साइट के वीडियो आए, लेकिन एक तस्वीर सवाल उठा रही थी क्योंकि सिर्फ टेल हिस्सा पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, लेकिन उसी चॉपर का, उसी हेलीकॉप्टर का आगे का हिस्सा क्या विस्फोट के जरिए उड़ा? भाई देखिए, ये सब बातें तो इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर तरीके से हो उसी से निकल सकती है। लेकिन मैं 1-2 बातें कहूंगा। एक तो ये है कि देखिए, पॉलिटिकली स्पीकिंग अमेरिका की कोशिश तो अब तक ये रही थी कि भाई ये जो हमास और इजराइल की लड़ाई का मसला है ये बढ़े मत, ये एक्सपैंड ना हो। अमेरिका वाज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो अमेरिका इसमें सीधे इन्वॉल्व है, ये मुझे मानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, ये तो ऑब्वियस है, क्लियर है कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी थी ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से शायद वो नए हेलीकॉप्टर्स नहीं खरीद पाए या उनके स्पेयर पार्ट्स पुरानों के नहीं ले पाए, ये तो क्लियर ही है।
इसमें अगर कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट हो सकता है तो वो इजराइल का ज्यादा संभावना की कोशिश है। Right. और ये जहाँ तक हैकिंग का देखिए इशू है, हैकिंग तो अब ये कोई बड़ा भारी टेक्निकल या बड़ा भारी कोई ये सोफिस्टिकेटेड नहीं योगेश जी, लेकिन आज की तारीख में इजराइल और ईरान की अदावत जिस मकाम पर पहुंच चुकी है उसके बारे में हम सब जानते हैं। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, वो अमेरिका बार बार ईरान को ये हिदायत दे चुका है और पूरी कोशिश कर चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाए। ऐसे में अगर ईरान के राष्ट्रपति की इस तरह से मौत होती है तो क्या अमेरिका पर सवाल जो उठ रहे हैं वो लाजमी नहीं है? देखिए, चाहे ईरान के राष्ट्रपति की डेथ हो गई हो या ना हो गई हो, वो जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तो उसने जारी रखा हुआ है और वो आगे भी जारी रखेगा, क्योंकि ईरान को ये क्लियर हो गया है कि उनका जो सेवियर है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वो उनका जारी रहेगा, तो उससे उसको मतलब रोकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और राष्ट्रपति योगेश जी, ये कहा गया कि इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा परमाणु कार्यक्रम। जी, वो इसलिए कि रईसी जो है वो इस बात के फेवर में थे कि इजराइल की ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ईस्ट यानी कंट्रीज जैसे रशिया है, चाइना है, इन मुल्कों के साथ ज्यादा क्लोज होनी चाहिए, इन मुल्कों के साथ ज्यादा अच्छे संबंध बनने चाहिए, इनके साथ उनका ट्रेड भी है, इनके साथ उनकी डिफेंस कोऑपरेशन भी है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी है। और उन्हें लगने लगा था कि ये अमेरिका वगैरह के साथ उन्हें कुछ खास उसमें से मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो यानी परमाणु विस्तार को लेकर जिस तरीके से ग्राउंड या तथ्य सामने रखे जाते थे, दावे किए जा रहे थे या कह लें कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे, उसी आधार पर इस वक्त हम ये चर्चा कर रहे थे। लेकिन ईरान ने अब चीन और कुवैत से बात की है। एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि कार्यवाहक विदेश मंत्री बघेरी ने हादसे पर बातचीत की है और चीन ने हादसे पर खेद भी व्यक्त किया है। हालांकि कुवैत ने भी रईसी की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। तो एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर समीर सामने आ रही है, जहां पर अब चीन ने हादसे पर खेद व्यक्त किया है। तो देखिए, ये अहम खबर, कुवैत ने हादसे पर संवेदना व्यक्त की है और चीन ने भी इस हादसे पर खेद व्यक्त किया है। यानी बहुत सधा हुआ सा बयान अगर कहा जाए चीन की तरफ से दिया जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इसके अलावा जो कार्यवाहक विदेश मंत्री बघेरी हैं, उन्होंने हादसे पर बात की है और फिलहाल इस हादसे को लेकर खेद जताया गया है इन तमाम मुल्कों की तरफ से। और अब ईरान का प्रतिशोध, आगे महाविनाशक युद्ध। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सवाल बड़े हैं। रईसी का बदला ईरान लेगा, कैसे लेगा? महत्वपूर्ण सवाल। इसकी आशंकाओं के तहत कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इजराइल पर हमले को लेकर अब आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। वहीं दूसरी आशंका यह कि इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज हो सकते हैं। तीसरी आशंका यह कि कुछ दिन खामोश रहकर बड़े हमले से जवाब दिया जा सकता है। वहीं चौथी आशंका यह कि एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा। तो ये वो आशंकाएं हैं समीर, जिसके तहत सबसे बड़े स्पेक्यूलेशंस इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि आगे ईरान का प्लान ऑफ एक्शन होगा क्या। बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, किस तरह से आप देखते हैं और इन चार आशंकाओं का जिसका हमने जिक्र किया, क्या मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ईरान का प्लान ऑफ एक्शन आपको नजर आता है? और क्या वाकई अगर ऐसा हुआ है, अगर साजिश के तहत ईरान के राष्ट्रपति की हत्या की गई है, तो इसका बदला ले पाने में अमेरिका और इजराइल से ईरान सक्षम है? ईरान इंटेलिजेंटली इस पर काम करेगा। वो कभी नहीं डायरेक्ट अटैक्स अभी करेगा, लेकिन आप 100% लिखवा कर ले लीजिए कि टेररिज्म में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। जिस तरीके से ईरान हुतीज को सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, हमास को कर रहा है, अब आप देखेंगे कि वो बढ़ेगा। साथ ही साथ अब आप ये भी देखेंगे, अगर ये प्रूव होता है कि यस ये, और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि यूएस पर किसी को अगर शक कम है तो मैं कहता हूं जरूर शक कम है। मास्टरमाइंड इज ऑलवेज यूएस, हैंड्स आर ऑफ मोसाद। दैट इज द पॉलिसी विच यूएस हैज ऑलवेज डन। जहां तक बात है ईरान के रिएक्शन का, आप ये जरूर देखेंगे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब और एक्सपेडाइट करेगा। डायरेक्ट अटैक्स इजराइल पर होने के अब ज्यादा चांसेस हैं। जिस तरीके से वो यूएस के अगेंस्ट है, यूएस को वो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता, इसलिए वो टेररिज्म को, जो हुतीज और बाकी जो सी पायरेट्स हैं, वहां पर वो एक्टिविटी बढ़ाएगा।
अपनी ड्रोन एक्टिविटी बढ़ाएगा, ड्रोन लॉन्च्ड रॉकेट सिस्टम्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करेगा, अगर वो ओपनली इस पर आ जाता है। और इसीलिए इस समय अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट इज ऑलरेडी वेरी वेरी टेंस। बाइडन अपना वीकेंड हॉलिडे कैंसिल कर कर वापस आए हैं, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं कुछ बड़ा जरूर होगा और उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग यूएस को जरूर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और यूएस के बयान को लेकर ही अगली बड़ी खबर है शैलेंद्र सर, क्योंकि रईसी की मौत पर अमेरिका का यह बयान सामने आया, जहां विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की तरफ से कहा गया कि रईसी के हाथ में खून लगा था। 4 दशकों तक ईरानी लोगों का क्रूर दमनकारी, 1988 राजनीतिक कैदियों की हत्या की। तो देखिए, ये जो अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है, ये सुरभि बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिका का बयान मिडिल ईस्ट को क्या जलाएगा? अमेरिका ने क्या कहा, देखिए, रईसी के हाथ खून से सने थे, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। ईरान के लोगों का 4 दशक तक क्रूर दमन किया गया और इसके लिए इब्राहिम रईसी और उनकी नीतियों को, उनके फैसलों को, क्योंकि एक जज के तौर पर भी इब्राहिम रईसी ने बड़ी भूमिका निभाई और कई बड़े फैसले दिए जिसकी जबरदस्त आलोचना हुई, उसका यहां पर जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मानवाधिकारों का हनन किया गया। उनके कार्यकाल में राजनीतिक कैदियों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई। यहाँ तक कि लड़कियों और महिलाओं की भी हत्या को लेकर और उनके अधिकारों का किस तरीके से हनन हुआ है, ये विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की तरफ से बयान सामने आया है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से रईसी की मौत पर जो बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हादसे में किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी आधार पर हम चर्चा भी समीर करेंगे, क्योंकि अमेरिका अगर इस तरीके के बयान दे रहा है जिसमें कह रहा है कि हमें जानमाल के नुकसान का अफसोस जरूर है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे ईरान ने हादसे में मदद मांगी लेकिन हम उस मदद के लिए असमर्थ थे। बिल्कुल, और अमेरिका का ये बयान हमने आपको दिखाया और बहुत हद तक अमेरिका का रुख इस घटना को लेकर इससे क्लियर होता है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का इजराइल पर एक बड़ा आरोप, इजराइल फाउल प्ले कर सकता है, ये कहा है ग्लोबल टाइम्स ने। इजराइल ने ईरान के साथ जंग भड़का दी। ग्लोबल टाइम्स, चीन की सरकार का जो पिट्ठू अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें यह कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के साथ जंग भड़का दी, यानी कुल मिलाकर ईरान का पक्ष लेता हुआ नजर आ रहा है चाइना। हालांकि ये जो शक जताया जा रहा है किस आधार पर जताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में और डिटेल इनपुट भी आपके सामने रख देते हैं। 6 तर्क, यहां मौके का फायदा उठाकर इजराइल ने ये चाल चली है, ये कहा जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समीर ये कि इजराइल ने ईरान के साथ जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। बिल्कुल, यानी इजराइल को जिम्मेदार ठहराया गया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को मारा गया। यह देखिए, ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और उसका ग्लोबल टाइम्स में जिक्र किया गया। इजराइल ने ईरान के काउंसलेट पर भी हमला किया और वहां पर कई लोगों की जान गई। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर अहमद वहीदी को भी इस बात का शक है। 6 तर्क दिए गए हैं ग्लोबल टाइम्स में, 3 में से सिर्फ रईसी का ही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हुआ, एग्जैक्टली वही पॉइंट जिसका थोड़ी देर पहले सुरभि मैं और आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है और दत्ता सर, जिस तरीके से ये इजराइल पर शक जताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस आधार पर अब अलग अलग थ्योरीज के तहत समीर अब तर्क भी दिए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत ये देखना होगा कि क्या ये महज एक साजिश थी या दुर्घटना का ही ये हेलीकॉप्टर शिकार हुआ है।